will start up with the very first chapter. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज अवर. इसमें हम क्या क्या करेंगे? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, as well as we will talk about the errors, error analysis. फिर हम थोड़ा सा एरर एनालिसिस के साथ साथ हम थोड़ा सा वो कर लेंगे अपना स्क्यू गॉज और वर्नियर कैलिपर. उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था इसका. ठीक है, तो बड़े टाइम के बाद आया लेकिन आ जाता है, मतलब सिलेबस की चीज है, तो यू कैन फाइंड एनी टाइम. सो लेट्स टॉक अबाउट इट, यूनिट्स एंड डायमेंशन. अच्छा देखो, सबसे पहले बात, जब ये फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली, तो फर्स्ट चैप्टर तो we should know, we should start from the very basics. That basics is that starts from the definition of the physics. What do you mean by physics? Physics से तुम समझते क्या हो? Physics is the branch of science which study of motion. Not motion. Study of what? Study of different phenomena. Different phenomena. और That इतनी छोटी स्टडीज नहीं है फिजिक्स में. फिजिक्स इज अ वेरी ब्राइट थिंग. ये छोटी मोटी चीज नहीं, बोलो लिखो. बहुत बड़ी चीज है. फिजिक्स इज नॉट जस्ट स्टडी ऑफ फिनोमिना और मोशन जस्ट. ठीक है, इट्स अ बिग थिंग. राइट ऑन. ओके, फिजिक्स के बारे में लिखिए. इट इज द ब्रांच of science, we can say science, in which we study about nature and its phenomena. It is a branch of science in which we study about the nature and its phenomena. So nature is so big. ठीक है, तो it's not just motion or it's not just some specific phenomena. It is about the nature and its phenomena. Now what is nature? आयुष, क्या है नेचर? सराउंडिंग. पूरा यूनिवर्स नहीं. हाँ, पूरा यूनिवर्स ही आ गया बेसिकली इसमें. तो एक्चुअली फिजिक्स इज द, यू कैन से दैट द फिजिक्स स्टडी अबाउट ऑल द फिनोमेना दैट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स. बेसिकली नेचर में तो सब कुछ आ गया ना बेसिकली. ठीक है. अच्छा, अब जब हम नेचर की बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर, अच्छा नेचर में अब पता नहीं कितने फिनोमेना हो रहे होंगे, हमें नहीं पता. ठीक है, उसमें से हम तो कुछ गिने चुने ही पढ़ेंगे जो हमारे प्लस टू जस्ट स्पेसिफिक गिनती के होंगे. 40-50 फिनोमेना होंगे. ठीक है, वो हम करेंगे. लेकिन कुछ बताओ, कोई नेचर में कुछ हो रहा है जो हम पढ़ते हैं, आपको पता नहीं है क्या क्या फिनोमेना होते हैं, आप बताइए. फॉर एग्जाम्पल नेचर में तो देखो सब. हाँ बोलो. ग्रेविटेशन. ठीक है, हाँ तो डेफिनेटली हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब हम ये जानेंगे कि भाई अगर ये पेन यहाँ पे है तो इसको हमने छोड़ा तो ये नीचे क्यों आया. ठीक है, ये हम जानेंगे. ठीक है. अच्छा, नेचर में बहुत सारी, नेचर में मतलब कोई छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज नेचर की कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है एक्चुअली. जैसे मान लो, जैसे नेचर, ट्री इज अ पार्ट ऑफ नेचर. ऑल ट्रीज दीज आर अ पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है, वैसे एवरीथिंग, स्टोन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ नेचर. दीस डेस्क, स्टेयर्स, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है. नाउ लेट अस टेक अ डायग्राम ऑफ अ ट्री. लेट अस सपोज वी हैव अ ट्री. अभी इस ट्री से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी जानना है तो हमारे को फिजिक्स का कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि भाई इसकी हाइट कैसे हो, हमें वो निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी? अब हम इस पे चढ़ के तो नहीं, ऊपर से इंच टेप से तो नहीं करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है. क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा तरीका है कि मतलब ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इसकी हाइट निकल जाए? ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, 10वीं क्लास से लगाते आते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई आप जो है यहां से इससे कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस की दूरी पे, वो तो आप मेजर कर सकते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. ठीक है, वहां पे खड़े होके आप इसके टॉप का जो एंगल है, टॉप मोस्ट जो ब्रांच होगी या टॉप मोस्ट जो लीफ होगी, उससे ये एंगल मेजर कर लो. ये मेजर किया जा सकता है, वहां पे बैठे बैठे आप ये मेजर कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आपने ये एंगल मेजर कर लिया और ये डिस्टेंस आपने निकाल दिया, तो आप ये हाइट निकाल सकते हो. tan थीटा यूज कर लो.
ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h by d, तो आपके पास h क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू d tan थीटा। इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि ये जो इसका ट्रंक है, इसका इसका हमारे को लेट सपोज हमारे को इसका डायमीटर निकालना है, या मान लो हमें इसका रेडियस निकालना है, कैसे करेंगे? इंच टेप से इसका सर्कमफ्रेंस नाप लेंगे। बिल्कुल ठीक है, देखो ये भी फिजिक्स का तरीका हो गया, ठीक है। इंच टेप लो, इसका सर्कमफ्रेंस नाप लो, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, वहां से रेडियस आ जाएगा। अच्छा, ट्री की ना, अच्छा ट्री, इज ट्री अ लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग, ये तो पूछ ही लेता हूँ। Is it a living object? But it can't move. What do you say? Living है? How? What is the difference between living and non-living? नहीं हो जाता है ना, मूव से लिविंग हो जाता है। तो क्या तुम बताओ, बायो स्टूडेंट, क्या मतलब लिविंग और नॉन? हाँ क्या फर्क है उसमें? लिविंग से ये होता है कि जो हमारे मतलब जैसे एग्जांपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज जैसे मतलब वायरस वगैरह कुछ भी ले लो, अगर वो हमारे अंदर जाएगा तो वो लिविंग होगा, अगर वो बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग होगा। वो तो तुमने वायरस का बता दिया, आजकल वायरस फैला हुआ है इसलिए। नहीं मतलब एग्जांपल आजकल जो नहीं, ऐसा थोड़ी कि जो हमारे अंदर जाएगा वो लिविंग होगा। नहीं ऐसे थोड़ी मतलब कि कुछ चीजें जो हमारे अंदर वो लिविंग होगी, वैसे लिविंग वही होती है जो मतलब जिसमें बोल ही दे रही इसमें। भाई तुमने बायो में वो पढ़ा नहीं कि ऑल दोस थिंग्स, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज द बेसिक क्राइटेरिया बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ बिग टर्म, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स, ऑल दीस थिंग्स हैपेंस है ना। लिविंग थिंग्स हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव they do not show any metabolism। मैं तो तुमसे ये ऐसी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा तो मतलब अच्छा लिविंग बोल रहे हो तुम भी ट्री को लिविंग बोलती हो? इसको पता ही नहीं है। अच्छा अगर लिविंग है तो लिविंग थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स को तो वो होता है ना लिविंग थिंग्स। अच्छा इसकी एक और चीज मेरे दिमाग में, क्या हम इसकी पत्तियां गिन सकते हैं? Can we estimate it? अच्छा क्या हम इसकी एज एस्टिमेट कर सकते हैं? एज कैसे? कार्बन डेटिंग है? नहीं, कार्बन डेटिंग से नहीं। कार्बन डेटिंग तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो फॉसिल्स होते हैं, जो दब गए होते हैं बहुत पहले। अगर ये पेड़ दब गया होता है तो लिविंग चीज है। हाँ बताओ। अरे मेथड है, देयर इज अ मेथड इन 9th क्लास, 9th या 10th में कहीं पे है एक मेथड। पता है क्या मेथड होता है? मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। उसमें क्या करते हैं, कोई भी एक ब्रांच है, उसके क्रॉस सेक्शन को कट करो, क्रॉस सेक्शन के अंदर वहां पे रिंग्स होते हैं, उन रिंग्स के डायमीटर्स को मेजर करके हम ट्री की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग तो वही वो होता है फॉसिल्स के लिए, ठीक है ना। जैसे डायनासोर वगैरह जो दब गए थे हजारों साल पहले, उनकी एज को एस्टिमेट करने के लिए होता है कार्बन डेटिंग, ठीक है। होता उसमें भी कॉन्सेप्ट कार्बन का होता है। ये तो लिविंग चीज बोल रहे हो तुम इसको। अच्छा अगर ये लिविंग चीज है तो मतलब इसकी एज भी हम मेजर कर सकते हैं, इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, इसका रेडियस मेजर कर सकते हैं ट्रंक का। अच्छा क्या हम अच्छा जैसे हमने इसको कट किया यहाँ पे, लिविंग चीज को तो तुम्हें कट लगाया था, तुम्हें तो पेन होता है, इसको होता है पेन है? नहीं यही जाने सर, यही जाने। नहीं अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरी होता है, उनको पेन होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं उनसे उनके साथ थोड़े इमोशंस जुड़े हुए होते हैं इनफैक्ट। और अकॉर्डिंग टू मेनी थ्योरीज द ट्रीज आल्सो हैव गॉट इमोशंस एज वेल। They respond to, they reciprocate, some people can even talk to trees. Some people they reciprocate. मतलब तो ऐसा होता, तो हम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं होता क्योंकि
वी आर नॉट सो सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ट्रीज आर क्वाइट लिविंग थिंग्स, ओके। अच्छा, पेन की बात की, अभी तुम्हारे को मतलब थोड़ा सा कट लगा, ठीक है, तो अगर इसको कुछ कट लगा, अब इसको पेन हुआ, अगर हम बोले कितना पेन हुआ, अगर तो हम बोले इसकी हाइट कितनी है, या मैं बोलूं भाई आयुष तुम्हारी हाइट कितनी है, तो तुम बता दोगे कि मेरी हाइट भाई 6 फुट है। अब तुम्हें पेन हुआ, तुम्हें कट लगा, अब मैं तुमसे पूछूं भैया कितना पेन हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, क्या बोलोगे तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि सर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, मैं तुमसे पूछूंगा कितना, तुम ना, मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ कि तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई 5 फुट पेन हुआ या फिर 3 किलो पेन हुआ, यू कांट क्वांटिफाई पेन। आई अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुम ये बोल सकते हो कि कम हुआ, या फिर तुम ये कह सकते हो कि ज्यादा हुआ, नहीं बहुत बहुत ज्यादा हुआ, हद हो गई, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो तुम, लेकिन तुम उस पेन को तुम एक क्वांटिटी में नहीं डाल सकते, उसको तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है ना। तो वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, मैंने एक एग्जांपल है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ नेचर, और ये जो हम जो नेचर के पार्ट है, वी देयर आर समथिंग रिलेटेड टू अस, लाइक सम फिजिकल एस्पेक्ट्स लाइक हाइट, लाइक डायमीटर, ऐसे ही हमारी हाइट या एज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड समथिंग which is related, and these some things can be measured, like height, weight, diameter, age, all these things can be measured. तो जितनी भी नेचर में जो भी चीजें हैं, उनमें उन सभी चीजों की कुछ मेजर्ड क्वांटिटीज हो सकती हैं, उनको हम मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। नेचर के जितनी भी चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती है, उन सब से रिलेटेड कुछ मेजरेबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉन मेजरेबल है, जैसे पेन हो गया। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ शिवानी से, हाउ मच डू यू लव योर मॉम? व्हाट इज योर आंसर? कैन यू क्वांटिफाई इट? व्हाट इज योर आंसर? बहुत ज्यादा। समझ बात को? बट दैट इज रिलेटेड टू, इनफैक्ट वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर इटसेल्फ, हम नेचर का ही तो पार्ट है, ठीक है, तो हमारे से रिलेटेड चीज है कि नहीं है, बट वी कांट क्वांटिफाई इट। सो नेचर में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और उन चीजों को फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और नेचर में कुछ ऐसी चीजें जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। यू कांट मेजर द pain, you can't measure the love, you can't measure the hatred, you can't measure the jealousy, all these things you can't measure. तो इसीलिए सबसे पहली बात जो है, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, एक है मेजरेबल क्वांटिटीज और एक है नॉन मेजरेबल, ठीक है। तो मेजरेबल क्या है, लिखो, मेजरेबल ऑब्लिक नॉन मेजरेबल physical quantities, measurable oblique non-measurable physical quantities. देखिए, those physical quantities which can be measured directly or indirectly, those physical quantities which can be measured directly or indirectly are called as measurable physical quantities, are called as measurable physical quantities. Example, जैसे कि हाइट होगी, हाइट इज अ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या लेंथ लिख लो, हाइट लेंथ वैसे की बात है, लेंथ एग्जाम्पल में आ गया, लेंथ, मास, टाइम, ये सब मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कांट मेजर, कुछ ऐसी भी है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कांट मेजर आर कॉल्ड एज नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज। आर कॉल्ड एज non-measurable physical quantities, non-measurable physical quantities.
एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि जैसे अपने पास कोई भी इमोशंस है ना, लाइक इमोशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ नेचर, तो वो है। बट इन फिजिक्स वी विल स्टडी अबाउट द ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज, वी वोंट टॉक अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है। तो जब भी हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिक्स ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री में भी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आती है वो सब फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो जब हम उसकी बात करते हैं वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दोस थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि देयर आर नॉट, वी डू नॉट डील विद मेजरेबल फिजिकल, नॉन मेजरेबल्स के साथ डील नहीं करते, हायर लेवल पे वी डील विद देम एज वेल, किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, हायर लेवल पे वी डील। लेकिन जो हमने पढ़ना है, जो हमने अभी जो हमारा सिलेबस होता है कॉम्पिटिशन्स का, उसमें हम सिर्फ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज को का ही जिक्र करते हैं। तो कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप समझ लो कि मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। बहुत सारी है ये, ठीक है। अभी कितनी है, मतलब अगर हम +1 +2 का सिलेबस ही देख लेते, आई थिंक 180 से लेकर 100 के बीच में तो होंगी फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी है, ठीक है। फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अच्छा, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास है, अगर हमारे को किसी भी चीज को मेजर करना हो, जैसे हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस को मेजर किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर किया, या फिर हमने ये हाइट मेजर किया, या फिर हमने ये एंगल मेजर किया, या फिर हमने रेडियस मेजर किया, कोई भी चीज मेजर करनी है तो तुम्हारे पास कुछ यूनिट्स होनी चाहिए। अब लेंथ को मेजर करना है तो तुम्हारे पास मीटर इज द यूनिट, ठीक है। अगर मास को करना है तो किलोग्राम इज द यूनिट, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स आर द दे आर एक्चुअली द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो राइट ऑन नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिट्स। यूनिट्स लिखिए, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, these are the standards which we use to measure a physical quantity. कुछ standards हमने बनाए हुए हैं, these are the standards which we use to measure a physical quantity, that is called as the unit. ठीक है, तो बहुत सारी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, +1 +2 में बहुत सारी, तो उन सबको याद करना और फिर उनकी यूनिट्स को याद करना, ठीक है। फिर आगे चल के डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह ये सब याद करना काफी मतलब टफ हो सकता है, इसीलिए इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया है हमने, वी हैव क्लासिफाइड देम, ठीक है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन of physical quantities। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज अवर क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिख दिया। फर्स्ट कैटेगरी इज दिस। सेकंड कैटेगरी जिसकी हम बात करेंगे दैट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद एक अलग से भी होती है कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। मेन ये है, मेन क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं हम इसके बारे में, ठीक है, क्या होती है ये, ठीक है। तो लिखिए, फंडामेंटल के बारे में लिखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other are defined as fundamental physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities. Yeah, there are 7 base physical quantities. अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा।
याद है कुछ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। एक टेबल बना के और जरा इनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसका नाम जैसे हमारे पास लेंथ है, फिर हमारे पास मास है, फिर हमारे पास टाइम है, और याद है कुछ मोल मोल नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल क्वांटिटी का नाम वो है, वो तो यूनिट है, इसके आगे उसका यूनिट लिख देंगे, यूनिट फिर आगे लिख देंगे सिंबल। तो लेंथ मास टाइम हो गया। अच्छा फिर +1 के ले लेते हैं पहले टेम्परेचर, उसको भी हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिकली डिफाइन करते हैं उसको, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अच्छा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है करंट, +2 में आ जाते हैं, करंट हो गया। फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और एक ऑप्टिक्स से भी होती है जो ज्यादा यूज नहीं होती, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये देखो, ये कुल मिलाकर के 7 हो गए, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनकी खास बात क्या है कि ये ना आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आपसे अगर मैं पूछे कि भाई करंट और मास का क्या लेना देना है, कुछ नहीं। मास और टाइम, मास और लेंथ का भी कोई लेना देना नहीं, समझ लो बात को, ठीक है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसी सिर्फ 7 ही है, जितनी भी इतनी सारी है उसमें से सिर्फ 7 ही ऐसे जो एकदम इंडिपेंडेंट है, और इन 7 के ऊपर बाकी सब डिपेंडेंट है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। इनकी यूनिट्स आपको पता ही होगी, जैसे लेंथ, SI सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है ना। लेंथ मीटर होता है, सिंबल उसके लिए हम स्मॉल एन रखेंगे, मास किलोग्राम होता है, केजी, टाइम का तो सेकंड्स होता है। सिंबल या तो स्मॉल s लिख देते हैं या बुक्स में SEC भी लिखा होता है, एक ही बात है। SEC भी सेकंड्स है, स्मॉल s भी सेकंड्स है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है इसका होता है केल्विन, ठीक है। नेम ऑफ, ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, सिंबल होता है इसका कैपिटल K। करंट इज अगेन ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, एम्पियर, एंड सिंबल इज कैपिटल A, या फिर वैसे तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल इज कैपिटल A, बट जो जिन कॉम्पिटिशंस की तैयारी हम कर रहे हैं, नीट, JEE, IIT, JEE, उसमें कैपिटल I भी यूज हो गया है, एक्सटेंसिवली यूज होता है कैपिटल I एज अ सिंबल, ठीक है। बट यूनिवर्सली जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है दैट इज कैपिटल A, ठीक है। नाउ कम्स द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो है इसका है मोल, MOLE, और सिंबल होता है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, CANDELA, एंड सिंबल इज CD। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास ये सेम नहीं है क्या? ये अलग अलग कैसे हो गए? अलग अलग है कैसे? क्योंकि सर एक सिर्फ किसी चीज का मास है सर, हाँ, एक सर उसके मतलब कुछ अमाउंट का। जरूरत क्या पड़ेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल और इसको मेजर करने की? मास को हम एक ही नहीं, मास ही नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। और देखो जब हम मैटर, क्योंकि हम फिजिक्स में अभी पढ़ रहे हैं तो हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर हैज गॉट डिफरेंट स्टेट्स। जब हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉलिड स्टेट से बहुत ही ज्यादा अलग होती हैं, एक्सट्रीमली डिफरेंट होती हैं। तो गैसियस स्टेट को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां से बहुत
कन्वीनियंस हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए, these are the 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये 7 जो है, इन 7 का आपस में भी कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन 7 के ऊपर बाकी सारी की सारी डिपेंड करती है। अब जितनी बच गई, और वो जितनी बच गई उन सबको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो लिखिए नेक्स्ट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो लिखिए all those physical quantities which can be derived from the fundamental physical quantities are defined as derived physical quantities. Are defined as derived physical quantities. मतलब नाम से ही पता चल रहा है जिनको हम डिराइव कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे कोई भी, इसके अलावा कुछ भी ले लो, जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स को हम कहीं ना कहीं देखेंगे, आप अभी हम प्रूफ करते हैं, वो इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फोर्स का सबसे कॉमन फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास तो चलो मास ही रहने दो, एक्सेलरेशन इज आवर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज योर लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज मास इनटू लेंथ अपॉन, एक टाइम यहां पे है और दूसरा टाइम फिर से आ जाएगा, तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फोर्स इन तीनों पे, लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी अगर उठाएंगे इन सातों के अलावा, तो वो किसी ना किसी रूप से इनके ऊपर या इनके किसी ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। अब उन सबको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम इस डिपेंडेंस, ये मास लेंथ टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, अगर हम मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करें और सब कुछ न्यूमरेटर में रखें इस तरीके से, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखना, तो ये जो हमारे पास बन जाता है, इसको कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला और एक चीज होती है डायमेंशंस, ठीक है। अभी क्या है, मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की पावर कितनी है -2, ठीक है। आप ये मत सोचना कि टाइम की पावर यहाँ पे तो 2 है, नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना चाहिए, सब कुछ न्यूमरेटर में जब आ जाए उस समय ये जो पावर्स होती हैं, दीज पावर्स आर डिफाइंड एज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस होती क्या है, बेसिकली दीज आर द पावर्स ऑफ दीज fundamental physical quantities. Whenever we express the derived physical quantity in terms of fundamental physical quantities, then whatever powers come, they are called as the dimensions. तो क्वेश्चन आ जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला पे तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आया था, मतलब आई थिंक लास्ट 5-7 years में आ गया था कि we find out the dimensions of this physical quantity in time, something like that. So students got confused कि dimensions क्या होते हैं. So you need to understand what is the meaning of dimensions and dimensional formula. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये है सारा का सारा, ठीक है। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस लिख लो आप, ये भूल जाओगे, डायमेंशंस लिख लो। डायमेंशंस, these are defined as the powers कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, एक ही बात है। These are defined as the powers of base physical quantity, powers of the base physical quantity when derived physical quantity is expressed
when the derived physical quantity is expressed in terms of base physical quantities. When the derived physical quantity is expressed in terms of the base physical quantities. ठीक है, तो ये derived physical quantity इसको हमने base physical quantities में एक्सप्रेस किया ऐसे करके. थोड़ा सा इस एग्जांपल के नीचे आप ऐसे लिख सकते हो, याद रहेगा आपको कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज इक्वल टू 1. ये जो पावर है ये डायमेंशन है. डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन लेंथ इज आल्सो 1. डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज -2. ऐसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए, मतलब ताकि भूलो ना, कभी भी रिवाइज करोगे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डायमेंशंस एंड व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. तो ज्यादातर वैसे क्वेश्चंस डायमेंशनल फॉर्मूले पे आते हैं, डायमेंशंस पे वैसे कम आए, लेकिन आ जाए तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की आदत होती है. ठीक है, तो याद रखना कि डायमेंशंस अलग है, डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है. ठीक है, ठीक है.